मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लाल और लालियों, मैं अविनाश सर आप सभी लोगों का इस ये प्रयागराज के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बेटा, जल्दी से एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम सभी लोग फटाफट क्लास को आगे बढ़ाने का फटाफट क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि पुरुष जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। जो पुरुषों के अंदर जनन की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। किसी भी समस्या के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन एक गलत हो गया है, मिस्टेक है उसमें थोड़ा सा, इसी वजह से, है ना। तो चलिए, पुरुष जनन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं। पुरुष की जो जनन कोशिका है उसे हम क्या शुक्राणु के नाम से जानेंगे, डिंबाणु के नाम से जानेंगे, अंडाणु के नाम से जानेंगे, या इनमें से किसी भी नाम से नहीं जानते हैं। तो वास्तव में जिस नाम से हम जानते हैं उसे हम शुक्राणु या स्पर्म के नाम से जानते हैं। शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है पुरुष के अंदर, और इनकी संख्या जो होती है लाखों करोड़ों में होती है। इनकी संख्या क्या होती है, लाखों करोड़ों में होती है इन कोशिकाओं की संख्या। और एक बात, अगर हम कोशिका की बात करें मानव के शरीर की, किसकी बात करें बेटा, कोशिका की बात करें मानव के शरीर की, तो सबसे छोटी कोशिका होती है, क्या होगी बेटा, सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, तो मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, कौन सी बेटा जी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, यानी कि महिलाओं में पाए जाने वाला ओवम। कहाँ पाया जाता है, महिलाओं में पाए जाने वाला ओवम, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। और पूछा जाए लंबी कोशिका एवं अविभाजित कोशिका, तो लंबी कोशिका अविभाजित कोशिका कौन होगी, वह होगी नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है ना बेटा। आगे चलता हूं मैं, आगे अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान ध्यान से देखना, जवाब देना। एक पीढ़ी के गुणों को, एक जो पीढ़ी है, एक जो जनरेशन है, एक पीढ़ी के गुणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो एक पीढ़ी है, एक जनरेशन है, एक जनरेशन एक पीढ़ी के जो गुण हैं, उन गुणों का अध्ययन हम किनके अंतर्गत करते हैं। क्या हम भ्रूण इम्ब्रियो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जैव विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत करते हैं, या हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसका जवाब बेटा जी जल्दी से आप सभी लोग चुनो। इसका जवाब आप सभी लोग फटाफट चुनिए। इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल आनुवंशिकता है। यानी कि जो गुण हमारे अंदर आए हैं वह हमारे मम्मी पापा से ही आए हैं, या जो गुण हमारे अंदर से हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, वह गुण कैसे जाएंगे, हाँ, वह गुण भी तो जाएंगे। और वह गुणों का जो अध्ययन होता है बेटा, उन्हें हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। जो भी मेरे लाल लाली ऑप्शन डी के साथ हैं उन सभी के जवाब सही आ रहे हैं बेटा, और बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं। 3 के बाद 4 नंबर की ओर चलता हूं, मैं दिखाता हूं अपूर्णता रोग किस कारण से हो जाता है। अपूर्णता रोग किनके कारण से होगा, अपूर्ण अपूर्ण रोग, इनकम्प्लीट डिजीज किसके कारण से होगा। क्या वह आपके
प्रोटीन, खनिज आदि की कमी के हार्मोन की कमी के कारण से होगा। हार्मोन की कमी यहाँ नहीं होगी, हार्मोन यहाँ से काट देना है आपको। हार्मोन की कमी के कारण से होगी, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। रोगाणुओं के द्वारा होगा या अस्वच्छता के द्वारा होता है। अपूर्णता की अगर हम आपसे बात करें तो अपूर्णता के तात्पर्य हमारे शरीर का निर्माण ना हो पाए। किसका बेटा? हमारे शरीर का ही निर्माण ना हो पाए, इस बीमारी को हम अपूर्णता के नाम से जानेंगे। और आप सभी लोग जानते हो हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन की मदद से, प्रोटीन की सहायता से ही किया जाता है। यानी कि इसका जो विकल्प होगा बेटे, इसका विकल्प आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए सही होगा। बिल्कुल, आप सभी लोग ऑप्शन ए के साथ चल रहे हैं और बहुत शानदार जवाब चुनते हुए चल रहे हो। बहुत ही शानदार जवाब चुनते हुए चल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसके क्या होंगे बेटा? सही जवाब बनेंगे। आगे चलें, आगे हम दिखाने का प्रयास करें बेटा। आगे देखेंगे 4 के बाद 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आनुवंशिक लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन कहलाता है। जो आनुवंशिक लक्षण हैं, जो आनुवंशिक लक्षण है, जो आनुवंशिक कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टर का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, विकास की जो विधियां हैं, विकास की जो विधियां हैं, विकास की विधियों का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसको हम सार्कोलॉजी कहेंगे, एंजाइमोलॉजी कहेंगे, शॉपर विस्की कहेंगे, या हम सुजनिकी के नाम से जानते हैं? इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम किस नाम से जानेंगे? राम राम सभी को भैया, राम राम, है ना? इसका जवाब चुनिए और इसका जवाब का आंसर करिए आप सभी लोग फटाफट। बिल्कुल बेटा, गुड आफ्टरनून। इसका जवाब चुनिए और बताइए। अगर हम इसके जवाब की बात करें, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जो जवाब होगा वह होगा सौपरिविष्की। क्या होगा? सौपरिवेश होगा, सौपरिवेश होगा। परिवेश की नहीं, सुजन की नहीं होगा, यह होगा परिवेश की। यानी कि इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का। मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। मानव के शरीर में जो पाए जाते हैं, मानव के शरीर में पाए जाने वाले जो विकार हैं, जो रोग हैं, जो बीमारी हैं, इनकी जो रासायनिक संरचना है, केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या इनका अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाएगा, एंजाइमोलॉजी कहलाएगा, या जीव रसायन कहलाएगा, या इथियोलॉजी कहलाएगा? हम इसमें बताएं आपको, जैसे जो रसायन है तो वह किससे मिलकर बनते हैं? रसायन से ही मिलकर एंजाइम का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में। किनका? एंजाइम का निर्माण होता है। और ये जो एंजाइम है बेटा, यह अध्ययन में मदद करते हैं मानव में पाए जाने वाले विकारों के। किसके? मानव के शरीर में पाए जाने वाले विकारों में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। जीव रसायन नहीं होगा बेटा, इथोलॉजी नहीं होगी बेटा, एंजियोलॉजी नहीं होगा, होगा आपका कौन सा? एंजाइमोलॉजी। क्या होगा बेटा? एंजाइमोलॉजी होगा, है ना? आगे और अगला प्रश्न दिखाता हूं मैं आपको। अगला प्रश्न क्या है? 6 के बाद 7 नंबर का। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। जब हम किसी ऊतक का, जब भी हम किसी टिश्यूज का अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? क्या इसका अध्ययन, स्थिति, इसकी स्टडी भ्रूण की कहलाएगी, क्या आकार की कहलाएगी, क्या कोशिका विज्ञान कहलाएगा, या ऊतक ही कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इसका जवाब चुनो।
हम एक बार आप सभी के जवाब देखना चाहते हैं। अभी तक बेटा 80-82 लोग आ गए हो। लाइक का बटन आप लोगों में से केवल 30 लोगों ने किया है। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं और बात भी आपकी बहुत अच्छी है ना। 80 में से केवल 30 लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल बेटा जी, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा शुभाशीष अयोध्या की धरती से, यहाँ से मैं प्रयागराज की धरती से आपको ढेर सारे आशीर्वाद देना चाहता हूँ बेटा, है ना। एक बार जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज जल्दी से क्लास को लाइक करेंगे। नहीं, कोशिका साइंस नहीं होगा, कोशिका साइंस, सेल साइंस नहीं होगा, है ना। चलो आगे देखो, इसका जो जवाब बनने वाला है, इसका जवाब आपका उत्की होगा। क्या होगा बेटा? उत्की। उत्की के अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, टिश्यूज का हम स्टडी करते हैं, है ना। चलो आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8 नंबर का। कोशिकी श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहां से संचित होती है? जो कोशिकीय ऊर्जा है, कोशिकीय श्वसन है, कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है? जब भी कोई ऊर्जा एनर्जी स्टोरेज की जाती है, वह कैसे की जाएगी? क्या वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में की जाएगी? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में की जाएगी? क्या वह आरएनए के रूप में की जाएगी? क्या वह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में की जाएगी? किसके रूप में की जाती है? किसके रूप में की जाएगी? तो जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वह संचित की जाती है। किस रूप में वह संचित की जाएगी? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह संचित की जाती है, यह स्टोरेज की जाती है। जवाब अच्छा बताओ, क्वेश्चन आज के कुछ सरल है कि नहीं है? हमें लगता है कि आज के कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही सरल हैं। आगे देखो 8 के बाद 9 नंबर। वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं, वह लक्षण, वे करेक्टर जो बाहरी उद्दीपन को क्या कर रहे हैं, वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करके रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। क्या बोल रही हैं राधा? मैंने सुना नहीं बेटा। खैर कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए। लोगों का काम है बोलना, ओपन प्लेटफॉर्म है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति देख सकता है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो उनको आप सभी लोग जवाब दे दीजिए। आप सभी लोग उनको भगा सकते हैं यार, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी ताकत है, आप ही लोग उनका जवाब दीजिए, है ना। देखो, वे लक्षण जिनके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपन को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं, वह कहलाते हैं, क्या अपचय कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा, या उपचय कहलाएगा? उत्तेजनशीलता कहलाती है। तो इसे हम उत्तेजनशीलता के नाम से जानते हैं। इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी बनेगा। इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, क्या होगा? डी बनेगा, उत्तेजनशीलता। आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, आप सभी लोग अच्छा दे रहे हैं, अच्छा जवाब चुन रहे हो। इसका ऑप्शन आपका डी बनने वाला है ना बेटे। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी बनेगा। आगे की ओर चलो, 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर, 9 नंबर नहीं, 10 नंबर।
ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, वह क्रिया क्या कहलाएगी? वह क्रिया क्या कहलाती है? क्या उस क्रिया को हम श्वसन कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे? क्या उस क्रिया को हम बर्न कहेंगे, दहन कहेंगे? उस क्रिया को उत्तेजनशीलता कहेंगे, या कि इनमें से हम किसी को नहीं कहेंगे? जैसे आप सभी लोग क्या खाते हैं? आप सभी लोग, हम जानते हैं कि आप सभी लोग खाते हो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट, और उस कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलता है क्या? ग्लूकोज। उस कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या मिलेगा बेटा? ग्लूकोज मिलेगा। जब यह ग्लूकोज हमको आपको मिलता है तो यह जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। और जब श्वसन होगा, श्वसन के दौरान ही इनको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, और बर्न करने पर ही क्या होती है? इनको जलाने पर ही हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी यानी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें श्वसन की क्रिया हो रही है। इसमें क्या हो रहे हैं? श्वसन होता है, रेस्पिरेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका श्वसन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जिस से आप सभी का भी नहीं होगा बेटा। पूछा है ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वह क्रिया है। जैव रासायनिक के ऑक्सीकरण से, यानी कि जीव के जो जो जैव गया है ग्लूकोज, यही तो गया ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला दें, और यह क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त कर देता है। ऊर्जा प्राप्त कर देने पर हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो गई, और इसे हम किस नाम से जानेंगे? श्वसन के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। बेटा आप सभी लोग ऑप्शन ए को चुनना, और ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा बाबू? सही जवाब बनेगा। ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से उपचय क्रिया है, निम्न में से उपचय क्रिया है, कौन सी उपचय क्रिया है? क्या यह श्वसन है उपचय, क्या उत्सर्जन है उपचय, रक्त परिसंचरण है उपचय, या पोषण है उपचय? अगर हम उपचय की बात करें तो उपचय से तात्पर्य होता है बेटा जी क्या? श्वसन। उपचय से तात्पर्य होता है रेस्पाइरेशन। क्या होगा बाबू? रेस्पाइरेशन होगा। यानी कि इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए बनेगा। इसका भी जो जवाब होगा ऑप्शन ए बनेगा। आप लोग पढ़ाई पर कंसंट्रेट होइए, अदरवाइज उनका तो काम ही है आपको डिस्टर्ब करना बेटा, है ना? उनका तो काम ही है आपको डिस्टर्ब करना, ठीक? उनको नहीं पढ़ना है बेटा, उनको नहीं पढ़ना है। जीवन में यही सब करना होगा उनको, है ना? देखो, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती है। जंतु की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? क्या जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी? क्या इनके अंदर गुणसूत्र नहीं पाए जाएंगे? जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं पाए जाएंगे? अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ये है आपकी जंतु की कोशिका, और ये है आपकी पादप की कोशिका। जंतु की कोशिका जो होती है यह सदैव सिंगल लेयर की होती है। जंतु की कोशिका कैसी है बेटा? सिंगल लेयर की है। तो इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाने बाबू? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। और ये जो पादप की कोशिका होती है, यह पादप की कोशिका डबल लेयर की होती है। जो अंदर की लेयर है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बाहर की लेयर को हम सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये जो सेल वाल है
मानव की जंतु की कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति मानव शरीर या जंतु कोशिका में अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसका भी जवाब क्या चुनोगे बाबू आप सभी लोग? इसका भी जवाब आप सभी लोगों का ए आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? ए आना चाहिए, है ना। आगे चलो, 12 के बाद 13 नंबर का सरल सवाल है, अच्छे सवाल हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किनका अभाव होता है? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस का अभाव होगा? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका झिल्ली का अभाव होगा? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपयुक्त दोनों का होगा या किसी का भी नहीं होगा? जैसे अगर हम बताएं आपको, कोशिकाएं बेटा आपकी टू टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, या हम कहें यूकैरियोटिक सेल। एक का नाम है बेटा प्रोकैरियोटिक, एक का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेन्स होते हैं, इन सेल ऑर्गेनल्स का क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, या हम कहें अनडेवलप होते हैं। क्या होंगे? ये अनडेवलप्ड होंगे। अगर हम बात करें आपसे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें जो सेल ऑर्गेनल होंगे, सेल ऑर्गेनल यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, वह कोशिकांग वेल डेवलप होते हैं। क्या होंगे बेटा? वेल डेवलप होंगे, यानी कि पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होंगे बेटा? यह पूर्ण विकसित होते हैं, वेल डेवलप होंगे। इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब आप सभी का ऑप्शन सी बनेगा। क्या होगा? इसका जवाब आप सबके ऑप्शन सी बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? अभिक्रियाएं दो हैं, एक है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रियाएं हो वह प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रियाएं हो वह अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्या यह स्ट्रोमा में होगा? क्या यह रिक्तिका में होगा? अवर्डी लवक में होगा या ग्रेना में होता है? सदैव अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? पादप के स्ट्रोमा में होती है बेटा। कहाँ पर? पादप के स्ट्रोमा में होगी, यानी कि इसका भी जवाब आपका क्या होगा बाबू? ए सही होगा, है ना। इसका भी जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही बनेगा। रिक्तिका में, वैक्यूल में नहीं होगा बेटा। आगे की ओर चलते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो प्रिमिटिव टाइप की हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। जो वर्तमान समय की हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए गए, वह क्या हैं? वह आपके यूकैरियोटिक कोशिका हैं। प्रो का मतलब पहले की कोशिका, यू का मतलब आज की कोशिका। क्या यह जीवाणु है, कवक है, उपर्युक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जो जीवाणु हैं, जो फंजाई हैं, कवक हैं, कौन कौन? जो जीवाणु हैं, जो फंजाई हैं, जो कवक हैं, यह हमारी पुराने टाइप की कोशिका हैं, पुराने जमाने की कोशिका हैं। क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है बताओ, हमें भी देखते हैं। यह पुराने टाइप की कोशिकाएं बतार संगे काका कह दो। ए भैया धीरज, धीरज, ये भैया एक जन कमेंट कर रहे हैं इसमें, कोबरा कीड़ा सांप आ गए हैं। ये प्योर ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रश्न है बेटा, है ना। सेल के प्रश्न है। अगर आप
किताब उठाकर पढ़ोगे, देखोगे तो इसमें आपको सेल में यह चीजें दिखाई देती हैं, है ना? कोशिकाओं में यह चीजें दिखाई देती हैं। कोशिकाओं में यह चीजें दिखाई देती हैं। तो इसका जो जवाब होगा बेटा, जिन लोग ऑप्शन सी को चुन रहे हैं वह सभी लोग ऑप्शन सी के जवाब सही चुन रहे हैं, है ना? आगे देखना, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, क्या कहता है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। सबसे पहले ये जानो, जो पॉलीसेकेराइड है, जब तक हद ना हो तब तक सर ब्लॉक नहीं करवाते। अब आने दो, आने तो ब्लॉक करा देते हैं बेटा। यार ठीक है, हद की एक सीमा होती है। देखिए, एक है पॉलीसेकेराइड नाम, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, यह कई ढेर सारी हजारों प्रकार की शर्कराओं से मिलकर बनता है। किनसे? हजारों प्रकार की शर्करा से मिलकर बनेगा। जैसे हम इनके उदाहरण की बात करें पॉलीसेकेराइड के, तो आपने नाम सुन रखा होगा बेटा ग्लाइकोजन का। किसका नाम सुने होंगे? ग्लाइकोजन का नाम सुने होंगे। स्टार्च का नाम सुने होंगे। आपने सुना होगा सेलुलोज का नाम। यह सब क्या है? यह सब आपके पॉलीसेकेराइड है। क्या इसमें आपको सेलुलोज दिखाई दिया? बिल्कुल पॉलीसेकेराइड है। क्या इसमें आपको फ्रुक्टोज मैंने बताया? नहीं है। क्या मैंने आपको सुक्रोज बताया? नहीं है। क्या मैंने आपको ग्लूकोज बताया? नहीं है। देखो, ये जो ग्लूकोज है यह आपका मोनोसेकेराइड होगा। ये आपका सुक्रोज है, यह आपका डाइसेकेराइड होगा। ये जो आपका फ्रक्टोज है, यह भी आपका मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। यानी कि इसका जो जवाब होगा बेटा, ऑप्शन ए बनेगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, है ना? आगे देखो 16 के बाद 17 नंबर का, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन कितने परसेंट होता है? जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत होगा? उसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? रुक जा।
अब वॉइस जा रही बेटा क्या? आने दो, उनको भी ब्लॉक किया जाएगा। रामदेव हरामदेव चाहे जो हो बन के आएंगे, है ना। अब आवाज जा रही होगी बेटा, है ना। आवाज चली गई कि नहीं? अब आवाज जा रही होगी। देखो यार, कुछ 2-3 लोग इसमें कोई विशिष्ट लोग आ गए हैं। ये हमें लगता है कहीं दूसरे ग्रह से आ गए हैं। हाँ हाँ, उसी गोले पर भेज दीजिए। मंगल मंगल ग्रह पे इनको उठा के भेज दो, वहीं जाके पढ़ाई करें। यहाँ यहाँ इनके बस की बात नहीं है। इसे अजगर उजगर बन के आ रहे हैं, कोबरा बन के आ रहे हैं, तेंदुआ बन के आ रहे हैं। हाँ, ये दूसरे ग्रह से आ रहे हैं बेटा ना। तो इनको वहीं पर ही हम लोग भेजते हैं। तो क्योंकि इनके बस की बात नहीं पृथ्वी पर पढ़ पाना। इनके बस की बात नहीं है पृथ्वी पर पढ़ पाना। जा रही होगी अब आवाज। मंगल ग्रह से आए हैं, हमें को लग रहा है इनको सूर्य पर भेज दे ताकि वहीं जाके भस्म हो जाए, जल जाए ना। चलो चलो, इसका जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए बनेगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो। गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उनकी रचना में सहायक होता है। कौन सहायक होंगे गुणसूत्र की रचना में? कौन से लोग सहायक होंगे? इसका जवाब चुनिए। हमारे यहाँ की फीस बेटा जी, आप जाइए ईसीआई प्रयागराज। क्या नाम बेटा है? ईसीआई प्रयागराज। ईसीआई प्रयागराज एप्लीकेशन है बेटा। एप्लीकेशन APP। वहां पर आप जाइएगा, देखिएगा, वहां पर आपको फीस दिखाई देगी, है ना। क्या दिखाई देगी? फीस दिखाई देगी। वहां पर आप फीस पेमेंट कर दीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर है 73 76 83 83 43 या 54 15 54 0036 दोनों नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकती हैं किसी भी असुविधा के लिए। देखो, इसका गुणसूत्र की रचना में सहायक होता है। कौन सहायक होगा? क्या डीएनए और प्रोटीन होगा? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होगा। आरएनए वसा होगा। प्रोटीन तथा वसा तथा प्रोटीन होगा। जैसे हम एक गुणसूत्र आपको दिखाएं, एक गुणसूत्र बनाकर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं। मान लो यह आपका क्या है बेटा? एक प्रकार का गुणसूत्र है। यह एक प्रकार का आपका क्या होगा बेटा? गुणसूत्र होगा। इस गुणसूत्र को थोड़ा सा आप क्या करिए, इसको जूम करिए। तो जब इसको आप जूम करोगे कुछ इस तरीके की आपको संरचना देखने को मिलेगी। जब आप कुछ इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके की भी आपको संरचना देखने को प्राप्त होगी। देखिए, यह जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में आपको मिलेगा क्या? ये तो आपका है गुणसूत्र। ये आपका क्या है बेटा? गुणसूत्र है। ये आपका क्या है? ये आपका डीएनए है। ये आपकी क्या है बेटा? डीएनए है। और ये आपका क्या हो जाएगा? एक छोटा सा भाग इसका, इसका एक छोटा सा भाग जीन हो जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ हो जाएगा। यानी कि डीएनए तो हेल्प कर ही रहा है, प्लस इसके साथ में प्रोटीन भी हेल्प करते हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? प्रोटीन भी इसी में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यानी कि इसका जिन जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चुना, उन सभी के मेरे लाल और लालियों के जवाब बिल्कुल और बिल्कुल शानदार जवाब हैं। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए इसका शानदार तरीके से जवाब बने। अगला क्वेश्चन देखो, 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाएगा? यानी कि जो कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानेंगे? क्या इसको हम केंद्रक के नाम से जानेंगे?
सेंट्रोसोम के नाम से जानेंगे, या इनमें से हम इसे किसी भी नाम से नहीं जानते, या इनमें से हम किसी भी नाम से नहीं जानते। इसका जो जवाब होगा बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होगा। रेस्पायरेशन होगा तो इसमें ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। जलाने पर एक ग्लूकोज को कितना, एक ग्लूकोज के अणु को जलाने पर 38 एटीपी 38 एटीपी ऊर्जा की क्या होगी? प्राप्ति होती है। कितनी? 38 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है पर माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से, है ना बेटा। आगे की ओर चलो। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होगा? कोशिका के अंदर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होगा? तो ल्यूकोप्लास्ट के कार्य की अगर हम बात करें तो यह जो ल्यूकोप्लास्ट होता है हमारे कोशिका में, यह भोजन को स्टोरेज करता है, भोजन का संचय करता है। किसका? भोजन संचय करने में। यह भोजन का क्या कर रहा है बेटा? संचय करने का कार्य करता है। भोजन का संचय कौन कर रहा है? भोजन का संचय करता है। क्या मंड निर्माण करेगा? क्या प्रोटीन का निर्माण करेगा? खाद्य पदार्थों का संचय करेगा? या इनमें से कुछ भी नहीं करेगा? यह करता है खाद्य पदार्थों का संचय। क्या करेगा बेटा? खाद्य पदार्थों को स्टोर करेगा, खाद्य पदार्थों को संचय करने का काम करता है। इसका जवाब आपका सी बन गया। आगे 21 नंबर का क्वेश्चन देखा हूं मैं आपको। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का जो भौतिक आधार है, वह जीवन का भौतिक आधार क्या? कोशिका द्रव्य है? क्या वह जीव द्रव्य है? केंद्रक है? या इनमें से कोई नहीं है? अगर हम जीव के आधार की बात कर दें, किसके? कोशिका के जीव के आधार की बात करते हैं तो जो आधार होगा बेटे, वह आधार क्या होगा? वह हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। यानी कि हम बोलें जीव द्रव्य होता है। क्या होगा बेटा? जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका जो ऑप्शन होगा वह आपका ऑप्शन बी सही होगा, सी नहीं होगा। केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा बेटे। इसका जो ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल नीतू वर्मा, बढ़िया जवाब चुनी हो मेरी लाली, आप सुंदर जवाब चुने हो। इसका जो जवाब बनेगा वह आपका ऑप्शन बी होगा, जीव द्रव्य कहलाएगा। यानी कि अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम क्या है? अगर हम राइबोसोम की बात करें तो आप जानते हो एक कोशिकांग है। एक कोशिकांग आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, तो उसमें पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बेटा? प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे? तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप सभी लोग जानते हो, राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम जानते होंगे तो आप, टू टाइप का होता है। एक 80S प्रकार का होता है, एक 60S प्रकार का होता है। कितने का? एक 80S टाइप राइबोसोम, एक 70S टाइप का राइबोसोम बनता है ना। 70S और 80S, 60S नहीं होगा। 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम बनते हैं। टू टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन आवर सेल, है ना बेटा। आगे देखो 23 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य काम काम क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम मैंने अभी अभी बताया आपको, श्वसन करना, रेस्पायरेशन करना, वृद्धि चलन इनमें से कोई नहीं, वृद्धि चलन इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या होगा? सोनिया जी थैंक यू बेटा। इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा जरा जल्दी से बताइएगा आप हमको। इसका जो जवाब है, कोई बात नहीं बेटा, इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब मैंने आपको बताया, जब तक श्वसन नहीं करेगा तब तक हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक यह श्वसन नहीं करेगा। बाबा हरामदेव आ गए हैं भैया। ये कौन कौन से नए बाबा आ गए देखो जरा। बाबा जी आपका यहाँ क्या काम है?
कहाँ गए बाबा जी? इधर आइए थोड़ा सा। हम आपकी बाबा रामदेव। ये आ गए बाबा हरामदेव। निकल लिए बाबा पतली घड़ी पकड़ के हरामदेव, है ना। चलो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करें इस क्वेश्चन की। मैंने आपको बताया जब तक हमारी बॉडी में श्वसन नहीं होगा तो हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे शरीर को किसकी प्राप्ति नहीं होगी बेटा? एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। बाबा रामदेव बिल्कुल चलो आगे देखो, योगा सिखाने आए हैं बाबा जी और अपना प्रचार करने। ठीक है, बाबा का भी हम प्रचार कर लेते हैं, है ना। चलो आगे 23 के बाद 24 नंबर का इसका जवाब श्वसन होगा, ऑप्शन ए। आगे देखो, कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। जो कोशिकाएं हैं उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या एटीपी है, आईएए इंडोल एस्टिक एसिड है, एएमपी है, एडीपी है? क्या होगा इसका जो जवाब होगा बेटा? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, एटीपी होता है। क्या होगा? एटीपी होता है, एटीपी होगा, एटीपी होता है ना। आगे देखो, 24 के बाद 25 नंबर का शर्करा का श्वसन गुणांक कितना होगा? अगर हम शर्करा के श्वसन गुणांक की बात करें तो शर्करा के श्वसन गुणांक की बात करें तो क्या एक से कम होता है शर्करा का जो श्वसन गुणांक होगा? शून्य होगा, दोनों होगा या एक होगा? तो इसका भी जवाब आपका एक बनेगा, क्योंकि एक ही से एनर्जी की प्राप्ति होगी। शर्करा के एक श्वसन से, एक गुणांक से 38 एटीपी अणु की प्राप्ति होगी, एक श्वसन से, है ना। एक श्वसन से 38 एटीपी की प्राप्ति होती है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो 26 नंबर का बेटा, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाला एटीपी अणु की संख्या कितनी है? क्या 15 है, क्या 30 है, क्या 35 है या 38 है? इसका जवाब चुनो, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है गलत जवाब नहीं आने चाहिए बेटा। इस क्वेश्चन के, इस प्रश्न के गलत जवाब नहीं आने चाहिए। प्रश्न नंबर 26 में कौन सा जवाब होगा? प्रश्न नंबर 26 का जवाब कौन सा होगा? जिन लोगों ने लाइक नहीं किया क्लास को कम से कम लाइक तो कर दो यार मेरे लाल लाली। क्लास को कम से कम लाइक तो करिए, है ना। क्लास को कम से कम लाइक तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, टीजीटी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर इतना नहीं जान पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे जा सकते हैं, तो बेटा आपके साथ क्या बताऊं मैं आपको, मैं क्या बताऊं बेटा, है। तो इसका जो जवाब होगा 38 एटीपी है। जब भी आप पढ़ते हैं टीजीटी में फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में एक टॉपिक सबसे पहले आता है सेल, सेल साइंस, या हम कहें कोशिका विज्ञान। कोशिका से ही संबंधित प्रश्न है यह। और अगर आप ये सब चीजें नहीं जान पा रहे हैं तो बेटा आप बहुत पीछे हो, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है ना। आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चलो इसका जो जवाब होगा 38 एटीपी होगा। इसका जो जवाब होगा बेटा क्या होगा? 38 एटीपी होगा। अगला देखें, ऑक्सीश्वसन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीश्वसन में निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसकी मात्रा कितनी होगी? क्या 21 किलो कैलोरी है, 45 या हम कहें 45 किलो कैलोरी है, 673 किलो कैलोरी है, 270 किलो कैलोरी है? कितनी कैलोरी होगी? दो अगर हम ऑक्सीश्वसन की बात करें, अगर मैं ऑक्सीश्वसन की बात करूं तो इसके माध्यम से
इसके माध्यम से बिल्कुल 673 किनका जवाब आया बेटा? बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सी ऑप्शन। जितने भी लोग दे रहे हैं सी ऑप्शन उन सभी के जवाब सही हैं, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऑक्सीजन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है। निकलने वाली ऊर्जा की क्या होगी बेटा? यह मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन देखो 27 के बाद 28 नंबर का। ऑक्सीजन में क्या बनता है? क्या ऑक्सीजन में एथिलीन बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, या हम कहें इथाइल एल्कोहल बनेगा, या इथाइल एल्कोहल का निर्माण होगा? ऑक्सीजन में इथाइल एल्कोहल बनता है। अनऑक्सीजन में किसमें? अनऑक्सीजन की अगर मैं आपसे बात करूं, अनऑक्सीजन, अनऑक्सीजन में क्या बनेगा बेटा? अनऑक्सीजन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण बनेगा। ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ? जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो आपका ऑक्सीजन कहलाएगा। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, अनुपस्थिति में हो, तो इसे हम अनऑक्सीजन कहेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल निर्मित होगा और वह जिम्मेदार होता है किसके लिए बेटा? थकान के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होगा? थकान के लिए। ना एथिलीन बनेगा, ना ग्लिसरॉल बनेगा, ना ग्लूकोज बनेगा। बनेगा क्या? एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। किसका? एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना। 28 के बाद 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए तथा आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? डीएनए तथा आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहला जो अंतर है डीएनए और आरएनए में, ये जो है यह सभी जीवों में लगभग क्या है? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। और यह जो है यह सबसे पहले केवल और केवल कुछ वायरस में ही आनुवंशिक पदार्थ का काम करेगा। पहला अंतर। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई गई। क्या? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? राइबोज शर्करा पाई गई। इसमें पिरिमिडीन पाया जाता है। पिरिमिडीन में इसमें एडेनिन पाए जाएंगे, एडेनिन पाए जाएंगे और ग्वानिन पाए जाते हैं। और पिरिमिडीन पहला हुआ बेटा। दूसरा है यह है प्यूरिन। ये कौन सा होगा? प्यूरिन होगा। गलती से लिख दिया मैंने। ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, ये है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में क्या होगा? साइटोसिन और थायमिन होगा। साइटोसिन और थायमिन होगा। अब देखो इसमें भी क्या क्या पाए जा रहे हैं? प्यूरिन पाया गया, प्यूरिन पाया गया और इसमें भी पिरिमिडीन पाया जाता है। इसमें भी पिरिमिडीन पाया जाएगा। इसमें अंतर क्या क्या दिखाई देता है? इसमें भी एडेनिन ग्वानिन पाया गया, एडेनिन पाया गया, ग्वानिन पाया गया। इसमें भी साइटोसिन पाया गया और इसमें थायमिन नहीं पाया गया है। ये वाला, इसमें थायमिन नहीं पाया गया। इसमें थायमिन की जगह पर क्या हो गया? इसमें यूरेसिल हो गया। क्या हो गया बेटा? यूरेसिल हो गया। यानी कि पिरिमिडीन में एक अंतर आपको दिखेगा। किसमें? प्यूरिन दोनों में एक है, पिरिमिडीन दोनों में एक है। यानी कि ये तो शर्करा का अंतर है और दूसरा किसका अंतर है? पिरिमिडीन का अंतर है। क्या पिरिमिडीन में अंतर है? केवल शर्करा के प्रकार में अंतर है। शर्करा के प्रकार और पिरिमिडीन दोनों में अंतर है। शायद हो सकता है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे।
शायद हो सकता है आप हमारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया प्यूरिन, पिरिमिडीन, डीएनए, आरएनए दोनों में पाए गए। पिरिमिडीन में क्या है? एडेनिन, ग्वानिन है। इसमें भी एडेनिन और ग्वानिन है। इसमें पिरिमिडीन में क्या है बेटा? इसमें आपका साइटोसिन, थायमिन। इसमें क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल है। यानी कि पहला अंतर पिरिमिडीन में है और दूसरा अंतर इनके शर्करा में है। उसमें डिऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसमें केवल क्या है बेटा? इसमें आपका राइबोज शर्करा है। अंतर है, अंतर है। एक बार बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? एक बार बताओ। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है। आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है? जो आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आएगा, क्लास की समाप्त होने पर बोल देना, मैं उस चीज को दोबारा से समझाने का प्रयास कर दूंगा। ओके? चलो नीता जी, अभी क्लास समाप्त होने पर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर उसको समझा दीजिए, प्यूरिन पिरिमिडिन को, है ना? देखो, आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं उनका वाहक कौन है? क्या डीएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, न्यूक्लियोप्रोटीन है? अगर हम बात करें सूचना का, तो आरएनए की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो आरएनए आपका 3 टाइप का होता है। आरएनए आपके कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होता है एमआरएनए, एमआरएनए होगा। एक होगा टीआरएनए और एक होगा आरआरएनए। क्या होगा? आरआरएनए होता है। देखो, एमआरएनए का मतलब है मैसेज, यानी कि संदेश पहुंचाए। कहां पर? आनुवंशिकता में संदेश पहुंचाए। दूसरा होता है ट्रांसफर करे, स्थानांतरित करे। और चौथा होता है राइबोसोमल आरएनए। और यह क्या करता है बेटा? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यह क्या करेगा? प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगा। यह क्या कर रहा है? स्थानांतरित करता है। क्या कर रहा है? स्थानांतरित करने में मदद करेगा। और यह क्या करेगा? यह संदेश वाहक होता है। क्या होगा बेटा? संदेश वाहक का कार्य करता है। तो इसका जब जो क्या जवाब होगा? इसका जवाब आपका एमआरएनए हो जाएगा। क्या होगा बेटा? एमआरएनए हो जाएगा, है ना बेटा? इसका जो जवाब होगा एमआरएनए ऑप्शन भी बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है ही नहीं। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे और हम आपसे मिलते हैं रात्रि के 9 बजे आपके अपने चहेते एप्लीकेशन पर, ईसीआई प्रयागराज के। ईसीआई के प्रयागराज के चैनल पर हम रात्रि को मिलेंगे 9 बजे। और वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसकी? वहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गेहूँ, चावल, दाल, पल्स, लिग्यूम, इन सब की बातें हम लोगों ने कर रखी है। अब मैं आज के जो नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा, उसमें हम आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं कि सूखे फल। उसमें हम मेवे की शुरुआत करेंगे, सूखे फल की शुरुआत करेंगे, सब्जियों की शुरुआत करेंगे। जो भी मेरे साथी जुड़ना चाहें वह हमारी क्लास में एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। और हाँ, एक सूचना, आप सभी लोग क्लास को ऑफ होने के बाद एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करिएगा। इसकी हमें एक अपेक्षा रहती है। बिल्कुल ज्ञानेश्वरी जी समझा दीजिए। समझा देते हैं बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा बेटा, क्यों नहीं समझाऊंगा।
मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो, देखो, एक तो आनुवंशिक पदार्थ आपका डीएनए होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ आपके क्या होते हैं बेटा, डीएनए होते हैं, और एक आनुवंशिक पदार्थ आपका आरएनए होता है। एक क्या है, डीएनए है, एक क्या है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। और ये है आपका एक गुणसूत्र। मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से आपका गुणसूत्र होगा। जो यह गुणसूत्र है ना, यह गुणसूत्र क्या काम करता है, ये गुणसूत्र क्या काम करते हैं, जैसे देखो, गुणसूत्र को जब भी आप खोलते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको संरचना देखने को मिलती है। जैसे ये क्या है बेटा, डीएनए है, क्या है, डीएनए है। ये जो डीएनए है, यह डीएनए आपका क्या है, यह डबल हेलिकल मॉडल का होता है। कैसा होगा, डबल हेलिकल मॉडल का होगा। और ये जो आरएनए होते हैं बेटा, आरएनए आपके सिंगल हेलिकल मॉडल के होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल हेलिकल मॉडल के होंगे, यानी कि यह सिंगल लेयर का होता है, ऐसे ऐसे होगा। यह डीएनए है, मान लो यह आपका क्या है, आरएनए है ना। अब देखिए, डीएनए में क्या है, इसमें जो शर्करा है, इसमें जो शुगर है, इसमें शुगर है डी ऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। और इसमें क्या है, केवल और केवल राइबोज शुगर है। इसमें देखिए, जो फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं, फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं, फास्फोरिक अम्ल इसके दो हैं। एक का नाम है, एक का नाम है प्यूरिन, एक का नाम है पिरिमिडीन। इसमें भी फास्फोरिक अम्ल पाया जाएगा। इसमें भी कौन सा पाया जाएगा, फास्फोरिक अम्ल प्यूरिन। इसमें भी क्या है, पिरिमिडीन है। अब देखो, इसमें मैंने क्या बताया था अभी आपको, एडेनिन, ग्वानिन। इसमें क्या बताया, साइटोसिन। इसमें आपको यूरेसिल बताया था। ये एक प्रकार की कोडिंग अभी बता रहे हैं। इसमें आपका क्या है, एडेनिन है, इसमें क्या है, ग्वानिन है, इसमें क्या है, साइटोसिन है, इसमें क्या है, थायमिन है। दोनों में अंतर किसका है, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर यूरेसिल है, यहाँ पर थायमिन है। तो अंतर कहाँ पर है, पिरिमिडीन में। दोनों में अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर पिरिमिडीन में। अब देखो, मैंने आपको इधर बताया, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। फिर एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। ऐसे ऐसे कोडिंग की रहती है। जब आप कक्षा 9, 10, 11, 12 वाला का क्या देखेंगे, किताब देखेंगे, किताब देखोगे, जब डीएनए की संरचना देखोगे, तो आपको इस तरीके की कुछ संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसे कोडिंग भरी रहती है, कोडिंग भरी रहती है, ऐसे खाली नहीं रहता है, ऐसे खाली नहीं रहते हैं। जैसे एडनिन की जगह पर यहाँ पर क्या भर रहेगा, थायमिन भर रहेगा। ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन, थायमिन की जगह पर एडेनिन, एडेनिन की जगह पर थायमिन, ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन, साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन, और थायमिन की जगह पर एडेनिन। इस तरीके से कुछ इस प्रकार की कोडिंग की रहती है, जो कि हमारे डीएनए के अंदर दिखाई देती है। आपने ऐसा देखा भी होगा, आपने ऐसा देखा भी होगा।
बिल्कुल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड से क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वैसे बहुत वर्षा द्विवेदी जी, होम साइंस की फीस हमें लगता है 2023-2400 रुपए है। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ सर का, आप सर से बात कर लीजिए। नंबर है 94 15 94 00 36। नंबर है 73 76 83 83 ये नंबर है आपका बेटा। इस पर बात करो, बात हो जाएगी। अगर मुझसे बात करना है तो भी आप अभी 5 मिनट के अंदर में बात करना चाहें तो मुझसे भी बात आपकी हो सकती है ना, मुझसे भी आपकी बात हो सकती है। अभी मैं स्टूडियो में ही रहूंगा। आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि रात्रि के आज का जो टॉपिक होगा वह होगा सब्जी। क्या होगा बेटा, सब्जी होगा, फल होंगे और प्लस सूखे मेवे होंगे। आज हम बात करेंगे इनमें अच्छी अच्छी, और इसमें हमको बात करना है कि किस सब्जी से क्या क्या प्राप्त होता है, किसको कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। तो ये सब सारी बातें आज हम रात्रि के 9 बजे आपके अपने ईसीआई एप्लीकेशन पर, कहाँ पर, ईसीआई प्रयागराज के एप्लीकेशन पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर ले, है ना। अपना से तो आज बस आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं इसी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।